नंदनी के ऐसे एटीट्यूड को देखकर भला मुकेश और कर भी क्या सकता था। नंदनी की बात सुनकर तुरंत ही उसने अपना सर हिलाया और विराज के हाथ को छोड़ दिया था। 2 कदम पीछे हटते हुए और उदास चेहरे के साथ मुकेश दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उस कमरे से बाहर जाने लगा था कि तभी अचानक से एक आवाज आई। ओ अच्छा हाँ, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम सब ने। इसीलिए इस महीने की सैलरी में तुम्हें 2000 रुपए का बोनस मिलेगा। जैसे ही ये शब्द नंदनी के मुंह से बाहर आए, वैसे ही मुकेश के चेहरे की रौनक लौट आई थी। एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2000 रुपए क्या मायने रखते हैं, वो मुकेश का चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था। थैंक यू नंदनी मैडम, पूरी इज्जत के साथ मुकेश ने नंदनी से कहा, लेकिन मुकेश की आंखें गुस्से की नजरों से अभी भी विराज को घूरे जा रही थी। दरअसल मुकेश ने सोचा था कि अगर वो विराज को पकड़ लेगा तो नंदनी विराज की हालत खराब कर देगी। लेकिन मुकेश ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नंदनी ना सिर्फ विराज को छोड़ने के लिए कहेगी, बल्कि साथ ही साथ इस काम के लिए बोनस भी देगी। मुकेश को लगा कि अगर फ्यूचर में उसे होटल द व्रिसा में अपनी धाक जमानी है तो उसे वही करना होगा जैसा नंदनी उसे कहे। अगर उसने नंदनी के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मुकेश नंदनी का खास आदमी बनने की चाहत रखता था। नंदनी के विराज के प्रति ऐसे बदलते मिजाज को देखकर मुकेश यही समझ पा रहा था कि नंदनी ने अभिमन्यु को अपने रास्ते से हटाने के लिए विराज का इस्तेमाल किया है। अब जब अभिमन्यु रास्ते से हट गया है तो नंदनी भी विराज के सामने अच्छा होने का दिखावा कर रही है। नंदनी को देखकर मनी मन मुकेश सोचने लगा, आकांक्ष भाई, आज नहीं तो कल मैं तेरा बदला इस आदमी से जरूर लूंगा। जब तक इसे जान से खत्म नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये सोचते हुए मुकेश के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई थी और वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया था। जैसे ही मुकेश और उसके बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर गए, तुरंत ही नंदनी ने उस वीआईपी कमरे को लॉक किया और जल्दी से विराज के सामने आकर बोली, विराज सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं इससे पहले कि नंदनी अपनी पूरी बात कह पाती, विराज ने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे रोका और टोकते हुए बोला, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डर था कि वो लोग मुझे सस्पेक्ट समझेंगे और तुमने मुझे बचाने की कोशिश की है ना? मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब सभी लोग यही बोल रहे हैं कि आपका और मेरा चक्कर चल रहा है। होटल के स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि अभिमन्यु मुझे मोलेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे। इससे पहले कि नंदनी आगे कुछ बोल पाती, विराज ने तुरंत ही उसे टोकते हुए कहा, तुमने नहीं, मैंने उसे मार डाला है ना? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नंदनी ने ऑकवर्डली अपना सर हिलाया। नंदनी को इस हाल में देखकर विराज जोर से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रूमर काफी रीजनेबल है? विराज सर, क्या आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है? जैसे ही नंदनी ने देखा कि विराज हंस रहा है तो धीरे से उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्सा क्यों हूंगा? उस रूमर को किसी ने अपने अल्टेरिया मोटिव के लिए फैलाया होगा। इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले कि सच्चाई बाहर आती, तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर सभी के सामने मुझे अरेस्ट करा दिया। इससे एक तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हुई और दूसरा लोगों की विजिलेंस को भी कम कर दिया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जैसे ही नंदनी ने विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुना, वैसे ही उसने बोलना शुरू किया, विराज सर, आप ऐसा सोच सकते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। पहले तो मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लगा था कि शायद आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने सोचा नहीं था कि आप। ये बोलते हुए अचानक से नंदनी रुक गई। विराज ने मुस्कुराते हुए नंदनी से कहा, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, है ना? विराज सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जल्दी से नंदनी ने विराज को समझाने की कोशिश की और इसी के साथ नंदनी का चेहरा लाल हो गया था। नंदनी ठीक से समझा भी नहीं पाई, लेकिन अपने चेहरे को टमाटर से भी ज्यादा लाल कर चुकी थी। नंदनी के चेहरे को देखकर विराज स्टन्ड रह गया था, लेकिन तुरंत ही विराज ने टॉपिक बदलते हुए कहा,
अभिमन्यु कहाँ है? वो मर गया है ना? किधर रखा है उसे? वो रूम नंबर 302 में है। तुरंत ही नंदनी ने विराज से कहा। नंदनी की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाते हुए कहा, लेट्स गो, तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। ये बोलते हुए विराज उस वीआईपी रूम से बाहर आया और उसके कदम रूम नंबर 302 की तरफ बढ़ने लगे थे। नंदनी विराज से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब नंदनी ने देखा कि विराज ऑलरेडी कमरे से बाहर निकल गया है, तो नंदनी ने उन शब्दों को अपने गले से नीचे उतार लिया था। 2 मिनट बाद विराज, नंदनी और बाकी के सभी लोग रूम नंबर 302 के बाहर पहुंच गए थे। दरवाजा बंद था और अंदर काफी शांति थी। जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, सभी ने देखा कि एक इंसान टेबल पर ही लेटा हुआ है। आधा शरीर टेबल पर था और आधा कुर्सी पर, यानी अभिमन्यु कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया था। चलो अंदर चलें। ये बोलते हुए विराज ने दरवाजा और पुश किया और उसके कदम उस कमरे में अंदर बढ़ने लगे थे। जैसे ही विराज ने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि नंदिनी अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। विराज को देखते ही नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज सर, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलते हुए नंदिनी की आवाज भी कांपने लगी थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनने के बाद नंदिनी के कदम भी उस कमरे में ब्रेवली अंदाज के साथ बढ़े। हालांकि उसे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि विराज तो पहले से ही कमरे में चला गया था। लेकिन नंदिनी ने यही सोचा कि उसे विराज की सबऑर्डिनेट की भूमिका निभानी है, इसीलिए विराज से 2 कदम की दूरी पर जाकर नंदिनी खड़ी हो गई थी। कमरे में जाने के बाद विराज ने अभिमन्यु के शरीर को अच्छे से देखना शुरू किया, जैसे मानो विराज किसी फॉरेंसिक टीम से आया हो। विराज ने देखा कि अभिमन्यु कुर्सी पर बैठा है और उसके ऊपर के शरीर का हिस्सा टेबल पर है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है और उसकी आंखें बंद है। उसके मुंह के किनारे पर विराज को हल्का सा थूक भी दिखाई दे रहा था, जो उसके मुंह से बाहर निकला हुआ था। उसके माथे पर पानी था, जो लैंप की रोशनी में चमक रहा था। तुम्हें इस हादसे के बारे में कब पता चला? नंदिनी विराज के ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसने विराज को समझाते हुए कहा, पिछले 2 दिनों से ये अपने कमरे में ही था और एक बार भी कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने इसके पर्सनल अकाउंट के 2 सालों का हिसाब चेक किया और मैंने पिछले 2 साल की होटल की बैलेंस शीट मैच की। एक भी ट्रांजैक्शन का सही हिसाब नहीं था। पिछले 2 सालों में इसने होटल का सारा पैसा अपनी जेब में डाला है। मैं फेस टू फेस इससे उस बारे में बात करना चाहती थी, और जैसे ही आज सुबह हम लोग कमरे में आए, तो हमने इसे इस हाल में पाया। नंदिनी की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया और तुरंत ही बोला, क्या तुमने इस मामले में मेडिकल एक्सपर्टीज की मदद ली? क्या हमें इसकी मौत का कारण पता है? अभी तक तो नहीं। आगे बोलते हुए नंदिनी ने विराज को समझाते हुए कहा, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं डिसीजन लेने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहती थी। फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैं आपको इस बारे में बताना चाहती थी। नंदिनी की बात सुनकर तुरंत ही विराज की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी और विराज ने तुरंत ही नंदिनी से पूछा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने अभिमन्यु की मौत के बारे में किसी को भी नहीं बताया था? यस विराज सर, मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन पता नहीं बाहर वालों को इसके बारे में कैसे पता चला। अचानक से 100 से ज्यादा लोग होटल के बाहर इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे कि होटल का बॉस मर गया है। अभिमन्यु की बीवी भी उनमें शामिल थी, जो होटल के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्ला रही थी और हम लोगों से अभिमन्यु की मौत का एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। जैसे ही नंदिनी ने बोलना खत्म किया, वैसे ही धीरे धीरे विराज को इस मैटर की जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ आने लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि यहाँ एक साजिश छिपी हुई थी और सीधा इशारा डिंपल की तरफ जा रहा था, जिसे अभिमन्यु ने अपनी मौत से पहले ही एडवांस में मरने का समय बता दिया था। इसी के साथ अभिमन्यु ने डिंपल को ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने को कहा और होटल पर दबाव डालने के लिए कहा, जिससे डिंपल को अच्छा खासा कंपनसेशन मिल सके। हालांकि अगर ऐसी बात है, तो क्या अभिमन्यु स्टूपिड नहीं था? वो ये सब डिंपल के लिए कर रहा था।
क्योंकि अभिमन्यु के कंपनसेशन का पैसा अगर मिलता तो वो डिंपल को मिलता। मरने के बाद आदमी अपने साथ क्या लेकर जाता है? यही सोचते हुए विराज ने तुरंत ही नंदनी से कहा, नंदनी, अगर वाकई में अभिमन्यु की मौत हमारे होटल में हुई है तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है? विराज की बात सुनकर थोड़ी देर तक नंदनी ने सोचा और फिर अपना मुंह खोलते हुए बोली, अभिमन्यु का अच्छा खासा नाम होने के नाते, उसकी अच्छी पोजीशन होने के नाते, फिर उसकी स्ट्रेंज डेथ, उसकी बीवी का हंगामा, ऊपर से मेरे और बारे में वो सब बातें, अगर मैं रफली एस्टिमेट लगाऊं तो कम से कम 100 मिलियन रुपए का खर्चा है। हालांकि विराज को भी पता था कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन जब विराज ने भी 100 मिलियन सुना तो वो भी शॉक्ड रह गया था। विराज सर, हमारी कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफी अनस्टेबल चल रहा है और हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इंसिडेंट ऐसे ही आगे बढ़ता गया और सही समय तक हमने इस इंसिडेंट को नहीं रोका तो हमारी कंपनी के शेयर बुरी तरह से नीचे आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि 2 से 3 गुना नुकसान हो सकता है। जैसे ही नंदनी ने बोलकर खत्म किया, वैसे ही अचानक से धड़ाम की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि अभिमन्यु जो कुर्सी पर बैठा था वो अचानक से जमीन पर गिर गया था और उसके मुंह से कुछ ग्रीन एंड येलो कलर का पानी बाहर निकल रहा था। जैसे ही नंदनी ने इस नजारे को देखा, वैसे ही उसके मुंह से जोरदार चीख बाहर आई, आ! और इसी के साथ डर के मारे नंदनी ने अपने आप को विराज की बाहों में छुपा दिया था। इसी के साथ विराज भी अचानक से चमक उठा था। किसी ने भी अभिमन्यु को हाथ नहीं लगाया था। जब अभिमन्यु को किसी ने हाथ नहीं लगाया तो अपने आप अभिमन्यु का शरीर कुर्सी से नीचे कैसे आ गया? क्या ये कोई? इससे पहले कि विराज अपने मन में ख्यालों के पुलाव बनाता, तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, जितिन, जल्दी से होटल के डॉक्टर को लेकर आओ। जी भाई। जितिन जो दरवाजे पर ही था, तुरंत ही उसने विराज को जवाब दिया और उसके कदम डॉक्टर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मर गया है या फिर जिंदा है? नंदनी पूरी तरह से अपने आप को विराज की बाहों में जकड़ चुकी थी। उसके मुंह से ये जो शब्द बाहर आए वो भी कांपते हुए बाहर आए थे। असल में देखा जाए तो एक डोमिनेटिंग सीईओ किसी छोटे बच्चे की तरह कंफर्ट पाने की कोशिश कर रही थी। नंदनी का ऐसा रिएक्शन देखकर तुरंत ही विराज ने नंदनी की पीठ थपथपाई और कंफर्ट देते हुए बोला, कोई बात नहीं, शायद ये अपनी फर्जी मौत का दिखावा कर रहा है। क्या? फर्जी मौत? यानी ये लाश नहीं है? इससे अच्छा तो ये होता कि विराज ने कुछ बोला ही नहीं होता। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तो नंदनी और भी ज्यादा डर गई थी। जिस हाथ से नंदनी ने विराज को पकड़ रखा था, उस हाथ में पसीना आ गया था। विराज भाई, डॉक्टर आ गए हैं। जैसे ही जितिन ने ये कहा, वैसे ही सफेद कोट में एक डॉक्टर उस कमरे में घुसा। विराज के कहने पर उस डॉक्टर ने अभिमन्यु के शरीर की बारीकी से जांच की, एग्जामिनेशन किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा, डायरेक्टर विराज, डायरेक्टर नंदनी, अभिमन्यु मर चुका है। क्या? क्या वाकई में अभिमन्यु मर गया था या फिर उसकी मौत डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी? अगर अभिमन्यु मर गया है तो फिर उसका शरीर अपने आप कुर्सी से नीचे कैसे आया? क्या इस सीन की और जांच होनी चाहिए थी? क्या ये साजिश कुछ ज्यादा ही अंदर तक छिपी हुई थी? आखिरकार अभिमन्यु की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या वाकई में अभिमन्यु मर गया था या फिर उसने कुछ ऐसा खाया था जिसे साइंस भी पहचान नहीं पा रहा था? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।